चलिए सब कोई कॉपी निकाल लें, हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैंने वीडियो ऑफ रखा है क्योंकि नेटवर्क बार बार इशू होता है, कट जा रहा है इसीलिए। चलिए, तो हम लोग चैप्टर का नाम दे देते हैं। चैप्टर का नाम सबसे पहले दे दिए सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये 10th चैप्टर है। क्योंकि हमने क्रोमोसोम को पढ़ा है तो हमारे लिए आसान होगा ये चैप्टर को फिनिश करना। ये चैप्टर हम फिनिश कर लेंगे तब हम मूव करेंगे हमारे 9th नंबर चैप्टर, दैट इज बायोमॉलिक्यूल, जो इन दोनों चैप्टर के बीच में था एनसीईआरटी के हिसाब से। तो अगर मैं सबसे पहले सेल डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, तभी हमको समझ में आएगा सेल साइकिल क्या होता है। देखो, हम सबसे पहले देख रहे हैं भाई सेल डिवीज़न के बारे में। प्रियांशु, आपने कब ज्वाइन किया है? इधर ही ज्वाइन किया है क्या? अच्छा, नहीं नहीं, चैप्टर 1 2 ये सब नहीं स्टार्ट किया हम लोगों ने। यूनिट 3 को स्टार्ट किया है। यूनिट 3 में सेल सबसे पहला जो चैप्टर है, क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है। एनसीईआरटी में चैप्टर 8 है, लेकिन क्योंकि वो बेसिक चैप्टर है तो उसको पहले हम लोगों ने पढ़ा। फिर सेल साइकिल पढ़ रहे हैं एंड फिर बायोमोलिकुल्स यूनिट 3 कंप्लीट करेंगे, तब हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। देखिए, सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भाई सेल जो होता है वो डिवाइड क्यों हो रहा है, या इसी चीज को सेल डिवीजन को हमने पढ़ा है कि रुडोल्फ वर्चाउ थे, इन्होंने सेल लीनियस थ्योरी प्रपोज किया था। रुडोल्फ वर्चाउ he actually proposed cell lineage theory. Cell lineage theory. Cell lineage theory. एंड सेल लीनियस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि नए सेल हमेशा पहले से जो सेल रहते हैं उन्हीं से बनते हैं। न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसी चीज को स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियस के टर्म से बोला था कि नया न्यूक्लियस भी जो होता है भाई पुराने वाले न्यूक्लियस से ही आता है। अगर मैं सेल डिवीजन के टाइप्स की बात करूं, ठीक है, सेल डिवीजन के टाइप्स की बात करूं तो बेसिकली 2 तरह का सेल डिवीजन हमें पढ़ना होता है, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे 3 तरह का सेल डिवीजन या 3 टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टाइप है भाई, इसको तो नॉर्मल सेल डिवीजन या माइटोसिस हम कह सकते हैं। दूसरा टाइप होता है मियोसिस, जो कि ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव सेल्स में देखने को हमको मिलता है या रिप्रोडक्शन के दौरान। एंड तीसरा होता है एमाइटोसिस। तीसरा होता है एमाइटोसिस। तो पहला हम लोगों का क्या हो गया, माइटोसिस। दूसरा हो गया मियोसिस एंड थर्ड वन इज एमाइटोसिस। एमाइटोसिस की भाई हम बात कर रहे हैं तो एमाइटोसिस क्या है, प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब क्या डिफरेंस होता है देख लेंगे हम लोग।
सबसे पहले मेन जो हमको पढ़ना है वो माइटोसिस और मियोसिस के ही बारे में पढ़ना है। तो हेडिंग हम बना लेंगे माइटोसिस। माइटोसिस माइटोसिस टर्म जो था वो फ्लेमिंग ने प्रपोज किया था। फ्लेमिंग, बट ये टर्मिनोलॉजी को दिए थे, टर्म को। अगर मैं डिटेल स्टडी की बात करूं तो वो स्नाइडेरिया ने किया था, या स्नाइडर ने किया था, सॉरी स्नाइडर, कि कैसे होता है माइटोसिस, इन्होंने स्टडी किया था। टर्मिनोलॉजी फ्लेमिंग ने दिया था। एंड माइटोसिस को एक लाइन में अगर मैं कहूं तो ये एक ऐसा सेल डिवीजन है जो कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स को प्रोड्यूस करता है। प्रोड्यूसेस genetically genetically identical cells, identical cells, genetically identical cells। देखिए तो यहाँ तक देखिए। अब हमको पढ़ना है कॉज ऑफ माइटोसिस, कि भाई माइटोसिस होता क्यों है, समझना है चीज को। ठीक है, क्रिश कौन सा एनसीईआरटी के टॉपिक से नहीं होगा? यस श्रेयांश, ये शॉर्ट चैप्टर है। कौन सा टॉपिक छूट रहा है? एनसीईआरटी बुक का ही है टॉपिक सारा। कोई आई थिंक, हाँ थोड़ा सा ज़्यादा है। थोड़ा क्या हम कह सकते हैं, सिंपल समझना। अगर मैं आपको समझाऊं इस चीज़ को लेके, तो एनसीईआरटी बुक को समझने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे। पढ़ के तो तुरंत ही वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, समझने के लिए बोल रहे, क्योंकि पढ़ के याद नहीं कर पाओगे, समझे रहोगे तब याद होता है। और कंसेप्ट क्लैरिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा बाहर से तो पढ़ना ही पड़ेगा, बाय एंड लार्ज करके चीज़ों को। देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके, कॉज ऑफ माइटोसिस की। कि हम कहते हैं भाई कोई भी सेल, देखो जनरल हम सेल डिवीजन माइटोसिस को ही लेते हैं, क्योंकि यही सारे सेल में होता है। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के सब जगह क्या होता है, माइटोसिस ही होता है। तो दो कॉजेज निकल के आते हैं। सबसे पहला है कर्ण प्लाज्म थ्योरी। कर्ण प्लाज्म थियरी। कर्ण प्लाज्म थियरी कहने का मतलब क्या होता है? कर्ण कहते हैं ना हम लोग कर्नेल को, या बीच के सेंट्रल पॉइंट को कहते हैं कर्ण। तो ये हर्टविग ने दिया था। हर्टविग नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये कर्ण प्लाज्म थ्योरी दिया था। एंड उन्होंने कहा कि भाई माइटोसिस क्यों होता है? तो माइटोसिस इसलिए होता है क्योंकि जो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स है इसमें डिस्टरबेंस होता है। इनका कहना था कि माइटोसिस भाई इसलिए होता है, माइटोसिस अकर्स
ड्यू टू disturbance in karyoplasmic index। अब समझना इस चीज को, हम बात कर रहे हैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ये है क्या? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स होता है, मान लो कोई भी हम सेल ले लिए, ठीक है, सेल है ये हमारा, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। मान लो इसके ये न्यूक्लियस होगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस या ये न्यूक्लियस है, वॉल्यूम कैलकुलेट, ये क्या हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया। एंड ये क्या हो गया भाई, इसका साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, ठीक है। अब देखो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हम लोग कहते हैं किसको है, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स कहते हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस की तुलना में ना साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या होता है, यही होता है कैरियोप्लाज्मिक। कैरियो मतलब न्यूक्लियस के लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग, एंड प्लाज्मिक फॉर साइटोप्लाज्म। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसकी तुलना में साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। तो अगर मैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की बात करूं, मान लो हम न्यूक्लियस के वॉल्यूम को ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसको Vn से रिप्रेजेंट किए, एंड वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मान लो हम कह रहे हैं कि इस सेल के पूरे वॉल्यूम में से अगर न्यूक्लियस का वॉल्यूम हटा दे तो बचा कुछ वॉल्यूम किसका रह जाएगा, साइटोप्लाज्म का। तो बाई वॉल्यूम ऑफ सेल Vc माइनस वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस Vn। तो यही है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं, Vn बाई Vc माइनस Vn, यही है के आई। तो हार्टविग ने क्या बोला कि ये वॉल्यूम जो है भाई डिस्टर्ब हो जा रहा है। डिस्टर्ब होने का मतलब कैसे हो गया, देखते हैं हम लोग कैसे डिस्टर्ब होता है, नोट करिए दोस्तों। हो गया, चलिए देखिए, हम कह रहे भाई ये जो है वॉल्यूम, मान लो हम एक एग्जाम्पल के ही रूप में ले रहे हैं, ये दो सेल है, समझना इस चीज को, ये पहले बिफोर था, अब ये क्या हो गया, खाया पिया बड़ा हो गया, ठीक है, लेकिन न्यूक्लियस भाई इसका इतना ही बड़ा है, ये आफ्टर है। अगर मान लो इस समय हम बोल रहे हैं
ठीक है। इस समय बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ सेल, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। मान लो से कुछ भी यूनिट के रूप में लिख लेते हैं। मान लो हम बोल रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ जो न्यूक्लियस है वो 5 यूनिट है, ठीक है, 5 यूनिट्स। इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल मान लो हम कह सकते हैं 20 यूनिट्स है। तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सेल में से वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस हम घटा दिए, क्या हो जाएगा? 15 यूनिट्स हो जाएगा। अब सेल जो है खाया पिया बड़ा हो गया, तो न्यूक्लियस का तो वही रह गया। मान लो हम कह रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही है, इसको मत समझना यूनिट है तो यूनिट बोल देंगे। ये 30 यूनिट्स हो गया, मान लो साइट सेल का वॉल्यूम अब बढ़ गया है, तो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम कितना हो गया? 25 यूनिट्स। तो एक्चुअली अगर मैं कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स की इसकी बात कर रहा हूँ, तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इसका कितना था? न्यूक्लियस का वॉल्यूम बाई साइटोप्लाज्म के वॉल्यूम को ही हम कह रहे हैं, मतलब 5/15 कह रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/3 होगा। इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 5। न्यूक्लियस का वॉल्यूम इतना ही रह गया, लेकिन साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया, जिसके कारण ये जो रेशियो है वो क्या हो गया? पहले की तुलना में डिक्रीज हो गया। तो हर्टविग ने ये कहा कि भाई सेल जब बड़ा होता है ना, तो उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स डिक्रीज हो जाता है, एंड उसी को रीस्टोर करने के लिए वो डिवाइड कर जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हर्टविग के हिसाब से इनका कहना क्या था? सेल divides due to cell divides to restore the karyoplasmic index, which is increased karyoplasmic index, which is decreased when cell grows, when cell grows। तो ये है पहला कारण भाई, जो कि हर्टविग ने बताया था कि भाई कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का ही रीस्टोरेशन होता है, क्योंकि जब भी सेल बड़ा होता है उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जाता है? घट जाता है, क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है। हो गया? देखिए, हो गया, लिख लिए। चलिए, देखिए, नेक्स्ट अगर मैं कारण की बात करूं, तो पहला तो कर्ण प्लाज्म थ्योरी हम लोगों ने देख लिया भाई। दूसरा जो है कारण, वो है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया
वॉल्यूम रेशियो, वॉल्यूम रेशियो। अब समझना इस चीज को, जैसे मान लो कोई भी सेल को हम कंसीडर कर रहे हैं, मान लो कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर के रूप में ही कंसीडर कर रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका क्या हो गया, सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। मान लो ये हम कह रहे हैं ये खाया पिया बड़ा हो गया, मान के चलो ये एनिमल सेल है, एंड इसको, इसका ये जो हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रेडियस हो गया, जिस पे ये मान लो 2r है, ये r है, ठीक है। हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो की बात कर रहे हैं। ये सेल बिफोर हो गया, ये सेल आफ्टर हो गया। अब देखो सिंपल सा चीज़ है, सेल को जो भी चीज़ जिंदा रहता है, वो जो भी मटेरियल्स चाहिए होता है, वो कहाँ से लेगा, वो बाहर से लेगा। और बाहर से मटेरियल्स जमा कहाँ होंगे, उसके सरफेस पे आएंगे तभी तो, मतलब जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उसका, उतना ज़्यादा वो मटेरियल क्या होगा, ले पाएगा। तो अगर मान लो सेल खा पी के बड़ा हो जा रहा है, तो इसका मेटाबॉलिज्म भी तो क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है, क्योंकि अब क्या है, ज़्यादा उसको मटेरियल्स चाहिए होगा, साइटोप्लाज्म का क्वांटिटी बढ़ गया है, तो उसको जो भी सब्सटेंसेस अब चाहिए वो सरफेस एरिया से ही लेगा वो। लेकिन अब उतना ज़्यादा सरफेस एरिया नहीं है उसके पास। क्यों भाई, क्योंकि वॉल्यूम की तुलना में सरफेस एरिया उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। जैसे अगर मान लो हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या है, मान लो वॉल्यूम है, स्फीयर है, तो आपने वॉल्यूम पढ़ा है 4/3 पाई आर क्यूब बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसके बात करूँ जो 2r हो चुका है, क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर और 2r का क्यूब। तो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/3 पाई इंटू 8r क्यूब। अगर मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। मतलब इस वॉल्यूम को अगर मान लो हम V1 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, V1 कंसीडर कर रहे हैं, तो V2 क्या हो जाएगा, इसके जगह V1 रख दो, तो V2 क्या हो जाएगा भाई, 8V1 हो जाएगा। मतलब 8V1, है ना। तो 8 गुना बढ़ गया, मतलब 8 गुना, अगर रेडियस को हम डबल किए तो 8 गुना। लेकिन अगर मान लो हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं इसके, ठीक है, इसके सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है, स्क्वायर होता है। एंड इस 4 पाई r स्क्वायर को मान लो हम कंसीडर कर लिए हैं S1, तो S2 क्या हो जाएगा, S2 में डबल कर दिए हम रेडियस को, ठीक है, डबल कर दिए तो क्या हो जाएगा, 4 पाई 2r का स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यानी कि हम इसके जगह क्या लिख सकते हैं, इसके जगह V1 S1 लिख सकते हैं, तो 4S1। तो अब समझो यहाँ पे कि भाई हम रेडियस को जब डबल करते हैं ना, तो वॉल्यूम तो 8 गुना बढ़ता है, लेकिन उतने 8 गुना वॉल्यूम के हिसाब से सरफेस एरिया उसका 8 गुना थोड़ी ना बढ़ रहा है। सरफेस एरिया क्या बन गया, 4 गुना बढ़ा, ठीक है, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। तो ये 4 टाइम्स जो डेफिशिएंसी है सरफेस एरिया की, वो तो डेफिशिएंट हो गया ना। अब सरफेस एरिया इस बढ़े हुए वॉल्यूम के लिए सफिशिएंट नहीं पड़ रहा है। अगर 8 गुना बढ़ता, सरफेस एरिया भी अगर क्यूब के हिसाब से बढ़ता तो सफिशिएंट था, लेकिन सरफेस एरिया स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है तो इनसफिशिएंट हो गया। तो यही जो जो हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी हो रही है कि बढ़े हुए वॉल्यूम के लिए, क्योंकि उतना साइटोप्लाज्म बढ़ चुका है। अब उतना साइटोप्लाज्म के लिए क्या चाहिए, उतना ज़्यादा सरफेस एरिया चाहिए, ताकि उतने मटेरियल्स को वो ले पाएगा। तो वो सरफेस एरिया तो उसको नहीं मिल पाता है, इसी कारण से सेल क्या हो जाता है, डिवाइड कर जाता है। समझ में आया।
नहीं आया, रिपीट करें। देखो यहाँ पे क्लियरली समझो, सेल, ये सेल था, खाया पिया बड़ा हो गया, रेडियस इसका डबल हो गया, तो वॉल्यूम इसका कितना बढ़ गया पहले वाले की तुलना में, V1 वॉल्यूम की तुलना में V2 कितना बढ़ा, 8 गुना बढ़ा। लेकिन अगर मान लो इसका सरफेस एरिया हम काउंट करेंगे तो इसी R से R2R होने के लिए जो सरफेस एरिया S1 था वो S2 कितना बढ़ गया, तो 4 गुना बढ़ा। तो अभी भी वॉल्यूम तो 8 गुना बढ़ा ना, सरफेस एरिया कितना बढ़ गया, 4 गुना, तो डेफिशिएंसी है ना, अभी तो 4 गुना और बढ़ता तब तो मेंटेन हो पाता, क्योंकि आ, इतने वॉल्यूम के लिए इतना सरफेस एरिया था, V1 के लिए S1 था, तो V2 के लिए भी क्या होना चाहिए था, अगर 8 V1 हुआ तो S2 फिर कितना होना चाहिए था, 8 S1 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया एरिया है ना, स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है, ये क्या है, क्यूब के हिसाब से बढ़ता है, इसी वजह से हम लिख सकते हैं इसमें, अ सेल draws all the materials, all the materials needed for its maintenance and growth from its surface, from its surface. When a cell grows in size, its volume increases more than more than its surface, its surface। यहाँ तक लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखवा रहे हैं अभी, और एक पॉइंट है। हो गया। लास्ट पॉइंट हम लोग का,
सरफेस, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सो अ स्टेज, so a stage will reach will reach when the surface area becomes insufficient to draw the material, to draw the material, to draw the material. At such stage, cell starts divide. Cells start divide. तो यही चीज़ हो रहा है भाई, सरफेस एरिया जितना बढ़ना चाहिए क्योंकि वॉल्यूम उतना बढ़ जाता है, लेकिन उतना नहीं बढ़ पाता है, इसीलिए सेल क्या होता है, डिवाइड करता है। ये था हमारा सेल डिवीज़न माइटोसिस में कि भाई क्यों होता है माइटोसिस। नेक्स्ट हमको मेनली पढ़ना है, देखो नॉर्मल हम सेल डिवीज़न की जब भी बात करेंगे ना तो वो माइटोसिस ही होगा, एंड मियोसिस की बात हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव सेल्स में। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है टॉपिक, वो है सेल साइकिल। सेल साइकिल, देखिए सेल साइकिल को अगर मैं सिंपल डिफाइन करूं कि डिफिनीशन उसका क्या होगा, तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं सेल डिवीज़न के लिए, जैसे कि सेल जो है अपने जीनोम यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है उसको डुप्लीकेट करता है, जो भी मटेरियल्स डिवीज़न के लिए चाहिए होता है उसको सिंथेसाइज करता है, एंड फाइनली वो डिवाइड हो जाता है। ये टोटल जो इवेंट जो चल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग सेल साइकिल कहते हैं। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इक्वल नहीं होगा आस्था सरफेस एरिया। हाँ, लिखे तो द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच a cell duplicates its genome its genome synthesizes
the other constituents, the other constituents constituents of the cell, देखो जो भी ऑर्गेनल्स है वो डुप्लीकेट करते हैं एंड इवेंचुअली जो सेल जो है वो भाई डिवाइड कर जाता है, इवेंचुअली सेल divides into two daughter cells, two daughter cells is termed as cell cycle. अब देखो इसके बाद से हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल की बात करेंगे। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में सेल में दो ही फेज होता है, एक वो फेज जो कि सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता, कोई भी हमको उसमें सेल डिवीजन का कोई भी हमको प्रॉपर्टीज नहीं नजर आ रहा होता है या कोई भी एक्टिविटी सेल डिवीजन के लिए नहीं नजर आ रहा होता है, सेल नॉर्मली मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, उस कंडीशन को या उस स्टेज को हम इंटरफेज कहते हैं। एंड जब सेल डिवाइड होता है, स्टार्ट होता है, तो उसको डिवीजन फेज या उसी को हम लोग एम फेज के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इट विल बी phases of cell cycle, phases of cell cycle, phases of cell cycle। तो भाई दो फेज हमको देखने को मिलता है। यहां तक लिखे तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की तुलना में बढ़ जाए तो वैसा कभी होगा नहीं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है वॉल्यूम की तुलना में, बढ़ जाता है जब उसमें सेलुलर अपेंडेजेस होता है, जैसे विलाई वगैरह हो गया, तो जहाँ एब्जॉर्प्शन वगैरह करना होता है वहाँ सरफेस एरिया बढ़ जाता है। देखते हो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है मल्टीपल फोल्ड्स में, तो जब एब्जॉर्प्शन वगैरह करना होता है तब मॉडिफिकेशन होता है सेल का, नॉर्मली डिवीजन के लिए नहीं बढ़ता है। चलिए हो गया। तो अगर मैं फेजेस की बात करूं तो भाई दो फेज हमको नजर आ रहा है, एक क्या हो गया इंटरफेज, when cell is not dividing, when cell is not dividing, when cell is not dividing। दूसरा हो गया डिवीजन फेज या एम फेज, डिवीजन फेज या इसी को हम एम फेज या माइटोसिस फेज भी कह सकते हैं। देखा गया है कि 95% से ज़्यादा समय जो सेल है इंटरफेज में ही बिताता है। ठीक है, अगर मैं टोटलिटी की बात करूं तो 95% ऑफ टोटल टाइम, टोटल
लाइफ, ये सिर्फ और सिर्फ 5% के ही आसपास होता है। जैसे ह्यूमन सेल की बात करूँ तो 95% से भी ज़्यादा होता है, 24 साइक आवर्स में डिवाइड करता है। अगर ह्यूमन सेल को हम कल्चर करते हैं तो हर 24 घंटे में ये डिवाइड करता है, जिसमें से 23 घंटा जो होता है ना, वो इंटरफेज में रहता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी सेल डिवीजन के लिए नहीं नजर आएगा। एंड लास्ट जो है, लास्ट 1 आवर, 1 आवर उसी में वो एम फेज में हमको देखने को मिलता है। एम फेज एग्जाम्पल के तौर पर। तो अगर मैं इंटरफेज की बात करूं तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि इंटरफेज वो फेज है जो कि दो डिवीजन फेज के बीच में आता है। तो फर्स्ट हेडिंग बना लीजिएगा, इंटरफेज। इसको सिंपल हम कह सकते हैं, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव, लगातार जो एम फेज होते हैं उनके बीच का फेज, सक्सेसिव एम फेज, फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। इस इंटरफेज को पहले माना जाता था कि भाई ये तो एक इनएक्टिव फेज है कि सेल डिवाइड ही नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली देखा गया कि सेल सबसे ज़्यादा एक्टिव इसी फेज में रहता है, क्योंकि जितना भी चीज़ है, जितना भी प्रोसेस है सेल डिवीज़न के दौरान, सारा चीज़ का प्रिपरेशन तो सेल इसी फेज में करेगा ना। मोस्ट एक्टिव phase of cell cycle, phase of cell cycle। इसी समय मेटाबॉलिज्म जो सेल का होता है वो बढ़ जाता है। मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल, मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इंक्रीजेस दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम हार्वर्ड था एंड दूसरे का नाम पेक था। इन्होंने इंटरफेज को भी डिवाइड कर दिया तीन फेजेस में या तीन स्टेजेस में, हार्वर्ड एंड पेक। इन्होंने डिवाइड किया, डिवाइडेड इंटरफेज इंटरफेज को तीन स्टेजेस में डिवाइड कर दिया, इनटू थ्री सब स्टेजेस। कौन कौन से वो स्टेजेस थे देखते हैं हम लोग एक एक करके। देखिए तो यहाँ तक
हो गया। देखो ये जो सब स्टेजेस है, ये एक्चुअली हम कह सकते हैं, पहला स्टेज जो है इसको जीवन फेज कहते हैं। जीवन फेज, या इसी को हम लोग डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होता है, जो कि इसके बाद होता है, तो प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। सिंथेसिस फेज, या इसी को फर्स्ट गैप फेज भी कहते हैं। फर्स्ट गैप फेज, तो ये पहला इंटरफेज का स्टेज हो गया, जिसको हम जीवन स्टेज कहते हैं। एंड इंटरफेज में ये सबसे बड़ा स्टेज होता है। इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं कि भाई ये एक टाइम इंटरवल है बिटवीन एम फेज हुआ है एंड नेक्स्ट डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट होगा। इसी को फर्स्ट हम कह सकते हैं गैप फेज भी कहते हैं। इंटरवल बिटवीन माइटोसिस, माइटोसिस एम फेज की बात कर रहे हैं, एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस फेज के दौरान सेल मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, एंड क्योंकि मेटाबॉलिकली एक्टिव है, समझना जिस चीज़ को, अगर तुम्हारा मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो तुम्हारा ग्रोथ भी ज़्यादा होगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कहने का मतलब चीज़ें जल्दी जल्दी टूटेंगी, टूट के तुमको अच्छे क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, तो तुम ग्रो करोगे। मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करते रहता है। कंटिन्यूअसली, देखो नेक्स्ट, इस दौरान क्या है कि ज़्यादातर जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर जीवन में, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता है, ठीक है, बड़ा होता है। ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं एंड वो सिंथेसाइज करते हैं, जैसे ईआर बढ़ेगा, राइबोसोम बढ़ेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। अब ये सारे मटेरियल सिंथेसिस करेंगे तो साइटोप्लाज्म की भी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एंड प्रोटीन के क्वांटिटी के कारण, प्रोटीन के सिंथेसिस के कारण हम एक्यूरेटली कह सकते हैं कि जो ओवरऑल साइज है सेल का वो भी इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि नया प्रोटोप्लाज्म बनने लगता है। एंड मैक्सिमम जो ग्रोथ है वो इसी स्टेज में हमको देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ cell organelles increases in cell synthesis of different types of RNA and proteins। अब क्योंकि
प्रोटीन प्रेजेंट होगा ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स proteins synthesis of new protoplasm synthesis of new protoplasm takes place in cell and it starts growing starts growing in size साइज में क्या होगा, बढ़ने लगेगा. सेल ग्रोज मैक्सिमम इन Q1. हो गया. देखो इसी जीवन फेज के बाद ना हम कह सकते हैं, इसी जीवन फेज में एक स्टार मार्क करके फेज मेंशन कर लीजिएगा, इसको G0 फेज या G0 फेज कह सकते हैं हम लोग. इसी को ना एक इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, या इसी को क्विसेंट स्टेज भी हम कहते हैं. कभी कभी सेल्स क्या होते हैं, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं बॉडी के जो जीवन फेज से बाहर आ जाते हैं एंड सेल साइकिल से ही वो बाहर आ जाते हैं, एंड फिर जब जरूरत पड़ता है तब डिवाइड करते हैं, एंड बहुत ऐसे सेल्स हैं जो जिंदगी भर डिवाइड नहीं करते हैं. हम कह सकते हैं सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स, जैसे हार्ट सेल्स हमारे होते हैं, हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते, एग्जिट कर जाते हैं. एनिमल्स डू नॉट appear to exhibit division division. फॉर एग्जाम्पल हार्ट सेल्स हो गए, ठीक है. हार्ट सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं, ये G0 स्टेज में रहते हैं. नहीं श्रेयांश, ये सेकंड नहीं, ये फर्स्ट में ही एक स्टार मार्क करके एक एडिशनल फेज है. सेकंड में जीवन के बाद एस आएगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि कुछ सेल
बाकी सेल जीवन के बाद एस में एंटर कर जाएंगे, फिर वो सेल साइकिल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन कुछ सेल बाहर आ जाते हैं सेल साइकिल से। इन्हीं इसी स्टेज को जी नॉट फेज या क्विसेंट स्टेज कहते हैं। हार्ट सेल्स and many other cells divide only occasionally। मान लो कि जब रिप्लेसमेंट करना है या लॉस्ट सेल को आपको रिप्लेस करना है तो ओकेजनली डिवाइड करेगा, तब तक वो क्या है, जी नॉट स्टेज में ही इंटर रहता है या रहता है। रेस्टिंग फेज भी इसको कहते हैं। एज नीडेड टू रिप्लेस डैमेज्ड सेल्स, डैमेज्ड cells। These cells do not divide further, do not divide further, further, exit जीवन फेज, जीवन फेज से बाहर आ रहे हैं, टू एंटर एन इनएक्टिव स्टेज, इनएक्टिव स्टेज। इसी को क्विसेंट स्टेज हम लोग कहते हैं। लेकिन सेल जो है इनएक्टिव स्टेज में भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि मर जाएगा। मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होता तब वो मर ही जाएगा। इन दिस स्टेज remain metabolically active, metabolically active। देखिए ब्रेन सेल जो है ना वो जी नॉट स्टेज में हम एक तरीके से तो नहीं कह सकते। ब्रेन सेल में फॉर्मेशन होता है, देखो ब्रेन सेल आपस में कभी डिवाइड नहीं करता। हार्ट सेल समहाउ रिप्लेस भी हो सकते हैं, कुछ डिवाइड करके बना भी लेते हैं, कुछ कुछ ऐसा नहीं कि सारे डैमेज होंगे तो। लेकिन ब्रेन में क्या है, सेंट्रियोल ही एब्सेंट होता है। सेंट्रियोल एब्सेंट होगा तो ब्रेन सेल डिवाइड ही नहीं करते। यस, किडनी सेल डिवाइड करते हैं। सिंपल, आपका अगर आपका छोड़िए, किसी का अगर एक किडनी फेल हो जाएगा तो दूसरा किडनी में नेफ्रॉन का नंबर
बहुत बढ़ जाता है साइज में, दूसरा किडनी डबल हो जाता है, वही फंक्शन करता है जो दोनों मिलकर करता है। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा है? सेल्स, पहला लाइन पढ़िए, सम सेल्स इन एडल्ट एनिमल्स, पहले डिवाइड करेगा, एडल्ट में नहीं करेगा। हो गया, तो यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। इसके बाद सिंथेसिस फेज पढ़ेंगे एंड सेकंड गैप फेज, इंटरफेज हो जाएगा, फिर एप फेज। तो आज के लिए इतना ही हम लोग रहने देते हैं, और जो क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। साइज ऑफ द आई बॉल, यस, इकलौता ऑर्गन है जो कि बर्थ से लेकर डेथ तक एक ही साइज का रहता है, वो है हमारा आई बॉल।